अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट पार्ट में सेक्युलरिज्म का रूट मीनिंग देखा। हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देखें तो वी हैव सीन दैट पीपल हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि धर्म के नाम पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन होता रहा है। फिर हमने थर्ड ये पॉइंट पढ़ा कि रिलीजन को स्टेट पावर से अलग करना, सेपरेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हमने लास्ट वीडियो में कुछ आर्टिकल्स भी ऐड किए थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखना। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मैंडेट्स का मतलब होता है कहना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दैट इंडियन स्टेट विल बी सेक्युलर, कि भारतीय राज्य जो है वो सेक्युलर रहेगा हमेशा, मतलब भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। And according to the constitution only a secular state can realize its objectives to ensure the following। अब जो यहाँ पर ये तीन ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं या ये जो तीन प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ये किसके हैं? ये एक सेक्युलर स्टेट के हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो तीन ऑब्जेक्टिव हैं ये सेक्युलर स्टेट फॉलो करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और ऐड करके इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर हम इस टर्म सेक्युलर की बात करें तो सेक्युलर टर्म हमारे प्रियम्बल में बिफोर 1976 नहीं था। इसको ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में 1976 में, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। उस टाइम पर ये जो टर्म थी सेक्युलर, इसको ऐड किया गया प्रियम्बल में। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है सेक्युलर स्टेट का दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। अब होता ये है कि एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करती है। तो सेक्युलर स्टेट में कभी भी एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को दबाने की कोशिश नहीं करेगी। डोमिनेट का मतलब होता है सप्रेस करना या किसी पर कंट्रोल करना या पावर जमाना। अगर हम इसी के कंट्रास्ट में थियोक्रेटिक स्टेट की बात करें तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि थियोक्रेटिक स्टेट में क्या होती है कि उनकी अपनी एक स्टेट रिलीजन होती है। तो जो भी स्टेट रिलीजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग अदर रिलीजन को परेशान करते हैं, इवन दो उनकी हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन सेक्युलर स्टेट में ऐसा नहीं होता है। एक रिलीजियस कम्युनिटी, चाहे वो मेजॉरिटी से बिलोंग करते हो, वो कभी भी माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी को परेशान नहीं कर सकते। सेकंड ऑब्जेक्टिव है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कि कोई भी अपने ही धर्म के लोगों को परेशान नहीं करेगा। जैसे कि हिंदुइज़्म की बात करें तो हिंदुइज़्म में जितने भी लोग हैं वो अपनी ही कास्ट में रहने वाले लोगों को परेशान नहीं करेंगे। मतलब सेम धर्म के लोगों को भी आप परेशान नहीं कर सकते। जैसे कि हिंदुइज़्म में अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट था पहले के टाइम पर, तो अपर क्लासेस ने लोअर क्लासेस को बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ऐसा सेक्युलर स्टेट में नहीं होगा। ये सब अब सेक्युलर स्टेट में पॉसिबल नहीं है कि आप अपने ही धर्म के लोगों को भी परेशान करें। और ना ही आप किसी पर जोर ज़बरदस्ती कर सकते हो कि आपको मंडे का फास्ट रखना है या आपको ट्यूसडे को इस भगवान का फास्ट रखना है। तो आप कभी भी ऐसे व्रत वगैरह के लिए या कोई रिचुअल को फॉलो कराने के लिए भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी एक इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम है। हम सेकंड पॉइंट में अनटचेबिलिटी का एग्जांपल भी डाल सकते हैं कि कभी भी कोई ऐसी प्रैक्टिस फॉलो नहीं की जाएगी जैसे अनटचेबिलिटी टाइप्स, कि हम किसी को एक्सक्लूड कर दें मेन स्ट्रीम से या अपने धर्म से बाहर निकाल दें। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो थर्ड सेक्युलर स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल है, वो क्या है? दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नोर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल अनटिल अनलेस आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें। तो दैट मीन्स कि स्टेट कभी भी किसी भी इंसान पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगा। एनफोर्स का मतलब है कभी भी थोपेगा नहीं ज़बरदस्ती। आपकी मर्जी है, आप अगर चाहें अपना रिलीजन, अपना धर्म छोड़ सकते हैं और दूसरा धर्म एम्ब्रेस कर सकते हैं, लेकिन स्टेट कभी भी इंटरवीन इस चीज़ में नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्म का, जो रिलीजियस फ्रीडम का आपको लाइक एक आज़ादी मिली हुई है धर्म के नाम पर, उसका आप मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर मिसयूज़ करोगे तो स्टेट वहाँ पर इंटरवीन जरूर करेगा, क्योंकि आपको एक दायरे में रहकर ये फ्रीडम दी गई है। ये नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करो।
एंड जो स्टेट है वो कभी भी आपसे आपका धर्म या फिर आपकी जो धर्म के नाम पर आपको आज़ादी मिली हुई है वो आपसे छीनेगा नहीं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को क्रॉस ना करें। जो आपको दिए गए हैं एक लॉ एंड ऑर्डर, आपको उस दायरे में रहकर ही आप काम करें। So these are the basic aspects of any secular state. The Indian state works in various ways to prevent the above domination. जो हमने अभी डोमिनेशन पढ़ा कि किस तरीके से डोमिनेशन होता है, या तो एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने ही धर्म के लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो डोमिनेशन से बचाने के लिए इंडियन स्टेट ने वेरियस वेज अपनाए हुए हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनाई हुई हैं। अब एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों को या अपने ही धर्म को सप्रेस ना करें, अपने धर्म के लोगों को, तो इसके लिए पॉलिसीज़ तो अपनानी पड़ती है। अब वो डिपेंड करता है कि स्टेट किस टाइप के, सेक्युलर स्टेट है या थियोक्रेटिक स्टेट है। जैसा कि हमने अभी बात की कि थियोक्रेटिक स्टेट में एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों को सप्रेस कर देते हैं और इवन दो किल भी कर सकते हैं, बट सेक्युलर स्टेट में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इंडियन स्टेट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो इसके सेक्युलरिज्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको फॉलो किया और ऐसे वेज अपनाए हुए हैं कि ये डोमिनेशन प्रिवेंट हो जाए। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। 3 स्ट्रैटेजी की हम मेजरली बात करेंगे। पहली है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, सेकंड वुड बी स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरफेरेंस एंड थर्ड वुड बी स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। तो तीनों स्ट्रैटेजी के बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहला है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, कि स्टेट ने, इंडियन स्टेट ने अपने आप को रिलीजन से अलग कर लिया। दैट मीन्स कि अब कोई भी धर्म के लोग, चाहे वो माइनॉरिटी हो या फिर मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी हो, वो इंडियन स्टेट की पावर में अब इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही जो इंडियन स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपेगेट करेगी, प्रोफेस करेगी या रिकॉग्निशन देगी। क्यों? क्योंकि सभी धर्म और सभी धर्म के लोग एक समान हैं। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप, और ना ही इंडियन स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल होगी और ना ही इंडियन स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करेगी। In India, government spaces like law, courts, police stations, government schools and government offices are not supposed to display and promote any one religion. तो जो भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, लॉ कोर्ट हो गए, पुलिस स्टेशंस हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, इसमें कभी भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का ना तो आप डिस्प्ले देखेंगे और ना ही आप किसी तरीके का पैम्फलेट देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेसेस में कि आपको धर्म के नाम पर आपका कभी माइंड ना तो ब्रेन वॉश किया जाएगा, ना ही आपका माइंड को कभी इन्फ्लुएंस किया जाएगा। इनफैक्ट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और ऐसा होता है कि जो मेजर ओकेजन्स होते हैं उस टाइम पर छुट्टी कर दी जाती है ताकि लोग अपने घर पर बैठकर त्यौहार मनाएं और जो भी उनका मन कर रहा है वो किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, उसके त्यौहार मना सकते हैं, उसके रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। ये टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट स्पेसेस कभी भी किसी भी धर्म को ना तो डिस्प्ले करने की कोशिश करती है, ना प्रमोट करती है, ना रिकॉग्नाइज करती है और ना ही आपको कभी आपका माइंड इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों के आगे एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है। स्टोरी बोर्ड में एक गवर्नमेंट स्कूल है सीमापुर में। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ एक बिग रिलीजियस फेस्टिवल होने वाला है, तो क्या हम उसे स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं इस साल, क्योंकि हमने कभी भी स्कूल में कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया, लाइक रिलीजियस फेस्टिवल। तो यहाँ पर जो सर हैं वो डिनाई करते हैं, क्योंकि सर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल को या किसी एक रिलीजन कम्युनिटी को कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही डिस्प्ले कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल में ये सब पॉसिबल है, बट गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं कर सकता। एंड नॉट इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी गवर्नमेंट स्पेस हो, चाहे वो कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, स्कूल हो, कोई भी गवर्नमेंट स्पेस कभी किसी एक रिलीजन को ना तो डिस्प्ले कर सकता है, ना रिकॉग्नाइज कर सकता है, ना ही प्रमोट कर सकता है, ना ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है।
तो यहाँ पर जो सर हैं उन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज़ के लिए, और उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट स्कूल के प्रीमाइसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल पर पब्लिक हॉलीडेज़ हो जाती है ताकि हम घर में बैठकर सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पर जो दोनों बच्चे हैं वो डिस्कस करते हैं, और जब उनको मना कर दिया जाता है तो उसमें एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और यहाँ पर वो रिलीजियस फेस्टिवल को, जो भी वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। और रेखा यहाँ पर ये कहती है कि हम जो ये फेस्टिवल है इसको हमारी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। आगे है कि ये जो स्टोरी बोर्ड में अबव स्टोरी दिखाई गई है आप लोगों के आगे, इसमें ये कहा गया है the celebration of religious festivals within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religion equally. That means कि हमने अबव स्टोरी में ये देखा कि बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक रिलीजन फेस्टिवल को स्कूल के प्रीमाइस में सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन सर ने ये चीज़ डिनाई कर दी। लेकिन अगर सोचिए, अगर वो सेलिब्रेट कर लेते तो या फिर या किसी भी गवर्नमेंट स्पेस में या किसी गवर्नमेंट स्कूल में अगर किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर लिया जाता है तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, दैट एवरी रिलीजन या फिर हर एक धर्म शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि हर एक धर्म इक्वल है, इसमें कभी भी आप किसी एक रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट स्पेसेस कभी भी किसी एक रिलीजन को प्रोपेगेट एंड प्रोफेस एंड डिस्प्ले एंड प्रमोट नहीं कर सकता। सभी धर्म जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में इक्वल हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट स्पेसेस की बात करें तो प्राइवेट स्पेसेस ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, और इस पर इंडियन स्टेट कभी भी इंटरवीन नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो स्कूल है ना ही वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मॉर्निंग प्रेयर्स में प्रमोट कर सकता है, ना ही सेलिब्रेट कर सकता है किसी भी एक रिलीजियस कम्युनिटी के फेस्टिवल को। लेकिन ये जो रूल्स हैं ये सारे प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई नहीं होते। यहाँ पर हमने कंप्लीट की फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि इंडियन स्टेट ने अपनी पावर को रिलीजियस कम्युनिटी से दूर रखा हुआ है, डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दैट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट स्पेस किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। फिर हमने स्टोरी पढ़ी और हमने स्टोरी में ये देखा कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही मॉर्निंग प्रेयर्स में और ना ही किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में दिवाली या होली मनाई जा रही है और उसी स्कूल में कुछ माइनॉरिटी ग्रुप के लोग रहते हैं जो दिवाली या होली सेलिब्रेट नहीं करते, तो उन ग्रुप के लोगों के लिए ये अनइक्वल ट्रीटमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका भी वॉयलेशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि सभी धर्म इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए, इनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन धर्म के नाम पर नहीं होगा। सेकेंड स्ट्रेटजी जो इंडियन स्टेट ने अपनाई हुई है दैट इज़ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है इन्वॉल्व होना और नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है इन्वॉल्व नहीं होना। दैट मीन्स इंडियन स्टेट कभी भी किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर एक धर्म के लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाए और उन सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट की जाए। सेंटिमेंट्स का मतलब होता है फीलिंग्स। देखिए, हमें अपने रिस्पेक्टिव धर्म के साथ, अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन के साथ एक अलग तरीके का लगाव होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारे फीलिंग्स जुड़े हुए होते हैं। तो उन सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट कौन करता है? इंडियन स्टेट या फिर सेक्युलरिज्म में उन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है और इन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए एक्सेप्शंस बनाए जाते हैं। देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हिंदूज़ में लें तो हिंदूज़ जब पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं तो हमेशा वो टीका लगाते हैं, या तो वो रोली का टीका लगाते हैं या हल्दी का टीका लगाते हैं, क्योंकि वो इसको शुभ मानते हैं। और अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वो दाढ़ी बढ़ाते हैं और उनके यहाँ पर जो नमाज पढ़ने के रिचुअल होते हैं अपने कुछ, तो उनके अपने कुछ अलग रिचुअल फॉलो करते हैं वो। और ऐसे ही सिखिज़्म की बात करें तो वो टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि पगड़ी उनका एक प्राइड है और वो कतार रखते हैं अपने साथ। तो इन चीज़ों में कभी भी इंडियन स्टेट इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि हम अपने अपने धर्म से अलग तरीके से जुड़े हुए होते हैं और उसके बीच में हमारी एक सेंटीमेंट लिंक होती है। तो इन सेंटीमेंट में कभी भी इंडियन स्टेट इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि हर एक फीलिंग का ध्यान रखा जाता है।
यहाँ पर जो ये स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी से आपको ये लास्ट लाइन क्लियर हो जाएगी कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए कुछ लॉज में एक्सेप्शंस क्यों बनाए गए हैं और किस तरीके के एक्सेप्शन बनाए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि दो फ्रेंड है, दोनों ने स्कूटर्स खरीदे और वो एक साथ राइड के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये लड़का है अपने दोस्त परमजीत से पूछता है कि तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, क्योंकि दिल्ली में हेलमेट पहनना कंपलसरी है सभी लोगों के लिए। बट जब उसने देखा कि उसका दोस्त परमजीत जो है उसने तो हेलमेट पहना ही नहीं है, तो इसी बात पर वो कहता है कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, डू यू वॉन्ट टू बी फाइंड, क्या तुम चाहते हो तुम्हें फ़ाइन लगे। इसी बात पर जो परमजीत है वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा। अब जो परमजीत का फ्रेंड है वो अब क्यूरियस हो जाता है ये जानने के लिए कि इसको फ़ाइन क्यों नहीं लगेगा, जबकि हेलमेट पहनना तो कंपलसरी है। तो यहाँ पर वो परमजीत से पूछता है वाई वॉन्ट यू बी फाइन, कि तुम्हें फ़ाइन क्यों नहीं लगेगा। इसी बात पर जो परमजीत है वो कहता है सिख के लिए पगड़ी पहनना इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये उनके धर्म का सेंट्रल पार्ट है और इस चीज़ में गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता और हमें कभी फोर्स नहीं कर सकता हेलमेट पहनने के लिए। तो इस तरीके का एक्सेप्शन बताया गया है और ये स्टोरी इस तरीके से समझाई हुई है कि जो परमजीत है वो सिख है, तो इसी वजह से वो हेलमेट नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि वो टर्बन पहनता है और टर्बन जो है वो सिखिज्म में एक प्राइड माना जाता है और इसी वजह से जो इंडियन स्टेट है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी करता है और इनकी इस फीलिंग का रिस्पेक्ट भी करता है। तो यहाँ पर इंडियन स्टेट कभी भी सिख को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हेलमेट पहने। तो इस तरीके के एक्सेप्शंस जो है वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए बनाए हुए हैं जस्ट टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। और इसीलिए जो इंडियन स्टेट है वो लॉज में एक्सेप्शन बनाता है और कभी भी उनके सेंटिमेंट्स में इंटरफेयर नहीं करता। और अगर नॉट ओनली सिख, हम हिंदूज़ की भी बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, तो उनके भी रिचुअल्स में कभी भी इंडियन स्टेट ऐसे इंटरफेयर नहीं करता। ये आपको कभी हिंदूज़ को ये नहीं कहते कि आप टीका मत लगाओ, या मुस्लिम्स को कभी ये नहीं कहते कि आप इतने टाइम नमाज मत पढ़ो, आप दाढ़ी मत बढ़ाओ। तो ऐसी चीज़ों में कभी भी इंडियन स्टेट इंटरफेयर नहीं करता। एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या आप धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो हमने सेकंड स्ट्रेटजी में देखा कि कभी भी इंडियन स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है ना कि क्या आप धर्म के नाम पर सब कुछ कर सकते हो, लाइक अनफेयर चीज़ें भी कर सकते हो। नहीं, आप धर्म के नाम पर कुछ भी अनफेयर नहीं कर सकते हो, आपको सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में रहकर ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को क्रॉस करोगे या फिर आप कानून तोड़ोगे या फिर आप कुछ ऐसा करोगे कि किसी के आप फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हो या किसी को धर्म के नाम पर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तब वहाँ पर इंडियन स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर करेगा, बिल्कुल इंटरवीन करेगा। वही है थर्ड स्ट्रैटेजी, कि थर्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई है टू प्रिवेंट द डोमिनेशन इज स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। दैट मीन्स अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करोगे धर्म के नाम पर, तो वहाँ पर इंडियन स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर करेगा, बिल्कुल इंटरवीन करेगा। जैसे कि अनटचेबिलिटी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, किस तरीके से अनटचेबिलिटी जब करी जाती थी, जब ये प्रथा प्रचलित थी किसी टाइम पर, तो लोअर कास्ट के लोगों को कितना परेशान किया जाता था, उनके फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट किए जाते थे। तो तब इंडियन स्टेट ने इंटरवीन किया और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। कहने का मतलब है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी अनफेयर नहीं कर सकते। तो होता ये था कि सेम रिलीजन में जो अपर कास्ट के हिंदूज़ थे वो लोअर कास्ट के हिंदूज़ को परेशान करते थे, और ये सब अपने ही एक ही कम्युनिटी में होता था, मतलब अपने ही धर्म के लोगों को परेशान किया जाता था। तो इसी चीज़ की रोकथाम के लिए, इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि जो धर्म के नाम पर लोअर कास्ट के लोगों के साथ एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया था। जो स्टेट है वो ऐसी चीज़ों में इंटरवीन करती है, मतलब जो स्टेट है वो रिलीजन की ऐसी चीज़ों में इंटरवीन करती है जहाँ पर ऐसी सोशल प्रथाएं, ऐसी सोशल प्रैक्टिस फॉलो की जाती हों जहाँ पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता हो, एक्सक्लूड किया जाता हो या उनके फंडामेंटल राइट्स को छीना जाए, तो ऐसी चीज़ों में स्टेट बिल्कुल इंटरवीन करता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। तो कहने का मतलब है, जैसे अभी हमने बात की कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ कितना उनको टॉर्चर किया जाता था, तो यहाँ पर स्टेट ने इंटरवीन किया एंड अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि लोअर कास्ट के जो लोग थे
उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनके पास भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उनके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो इसी वजह से इंडियन स्टेट ने इंटरवीन किया। और नॉट ओनली लोअर कास्ट के केसेस में, जहाँ पर भी किसी के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो वहाँ पर स्टेट इंटरवीन जरूर करेगी। सिमिलरली जो इंडियन स्टेट है वो पर्सनल लॉज में भी इंटरवीन करती है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के अपने कुछ पर्सनल लॉज होते हैं, तो उसमें भी जो इंडियन स्टेट है वो इंटरवीन करती है कि क्या ये पर्सनल लॉज सही से काम कर रहे हैं, कहीं इस पर्सनल लॉ में ही किसी के साथ भेदभाव ना हो रहा हो। तो इन चीज़ों में भी स्टेट जो है वो इंटरवीन करती है। तो जैसा अभी हमने ये देखा ऊपर कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन करता है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ में और इंटरवीन करता है, वो रोकथाम तो करता ही है डिस्क्रिमिनेशन का, प्लस वो साथ ही साथ जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट किस तरीके से, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोवाइड करता है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ या जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अपने स्कूल या फिर कॉलेजेस ओपन करना चाहती हैं। तो मतलब कोई भी जो धार्मिक समुदाय है अगर वो अपनी संस्थाएं ओपन करना चाहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करना चाहता है, तो वो बिल्कुल ओपन कर सकता है। इस चीज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनका साथ देती है। और जो ये साथ दिया जाता है ये किसी प्रेफरेंस के बेसिस पर नहीं दिया जाता। दैट मीन्स ये नहीं है कि वो उनको रिकॉग्नाइज़ कर रही है, लाइक इंडियन स्टेट उनको रिकॉग्नाइज़ कर रही है। नो नो नो, वो इसलिए किया जाता है ताकि वो जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है वो बहुत पीछे रह गई है, तो वो थोड़ी आगे आ जाए। तो वो एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ फिनेंशियली हेल्प भी मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर वो अपने कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं और उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं या कुछ भी अपने स्कूल या फिर कॉलेज खोलकर, और अगर उनको आर्थिक सहायता चाहिए तो वो आर्थिक सहायता मांग सकते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये सब चीज़ें ग्रांट जरूर करता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये प्राथमिकता नहीं दी जाती, मतलब इनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी रिलीजियस कम्युनिटी को, जैसे कि मदरसा होता है या फिर कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, अगर इनको फिनेंशियली अगर कोई हेल्प प्रोवाइड कर रही है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट डजंट मीन कि वो उनको प्रमोट कर रही है। नो, सिर्फ वो उनको सपोर्ट कर रही है। इस पैराग्राफ में हम ये देखेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म किस तरीके से अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो इंडियन सेक्युलरिज्म के 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, वो ऑब्जेक्टिव्स सिमिलर हैं अदर सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के ऑब्जेक्टिव से। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी बताई है कि किस तरीके से सिमिलर है इंडियन सेक्युलरिज्म अदर डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्रीज से, और यहाँ पर एक डिफरेंस बताया है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी और जो डिफरेंस बताया है वो अमेरिकन सेक्युलरिज्म के साथ में बताया गया है कि इंडियन सेक्युलरिज्म का सेगमेंट किस तरीके से सिमिलर है अमेरिकन सेक्युलरिज्म के आइडियाज़ से और किस तरीके से डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। For example, the First Amendment of US Constitution prohibits the legislature from making laws. अब जैसे हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ 1976 में 42nd अमेंडमेंट, और उसमें इस अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो ये टर्म है सेक्युलर, इसको प्रीएम्बल में डाला गया। तो इसी तरीके से अदर जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं। तो जब यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके फर्स्ट अमेंडमेंट में लेजिस्लेचर को साफ साफ मना किया गया कि वो ऐसे लॉज नहीं बनाएंगे जिन लॉज में कहीं पर एक रिलीजन को फेवर दी गई हो, या फिर ये ऐसे लॉज नहीं बनाएंगे जहाँ पर अमेरिका का धर्म क्या है ये बताया जाए। और लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। ये ऐसी बॉडी है जो लॉ बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट में साफ साफ लेजिस्लेचर को ऐसे लॉज बनाने से मना कर दिया था। अब ये जो लाइन है रिस्पेक्टिंग एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, तो ये जो स्टैब्लिशमेंट है इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है कि लेजिस्लेचर ऐसे लॉज नहीं बनाएंगे और ना ही कभी जो अमेरिका है उसके लिए
किसी एक धर्म को रिकॉग्निशन देंगे। दैट मीन्स कि ये ना तो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियल रिलीजन बनाएंगे अमेरिका का, और ना ही किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रेफरेंस देंगे। तो कहने का मतलब है ये जो कंट्री है ये सेक्युलर कंट्री है। तो इसी वजह से जो लेजिस्लेचर हैं उनके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि वो ऐसे लॉ बनाएं कि अमेरिका का धर्म क्या है, क्योंकि अमेरिका का कोई धर्म नहीं है, वो एक सेक्युलर कंट्री है। और ना ही ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जो लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको छीना जाए, उसको आप स्नैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी रिलीजियस इंडिविजुअल फ्रीडम है। वो अगर चाहे तो अपना धर्म छोड़कर दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यही मतलब है प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन का। एंड रिस्पेक्टिंग एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि लेजिस्लेचर ऐसे लॉज नहीं बनाएगा कि किसी रिलीजन को लाइक अगर कोई स्टैब्लिश्ड रिलीजन है उसके पक्ष में कोई भी ऐसे लॉज नहीं बनाए जाएंगे कि किसी के पक्ष में लॉज बनाए गए तो ये अदर कम्युनिटी के लोगों के साथ एक इनइक्वालिटी हो जाएगी। और ना ही ऐसे लॉज बनाएंगे जिससे ये हो कि अमेरिका का धर्म क्या है, और ना ही ऐसे लॉज बनाएंगे जिससे लोगों की इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम को छीना जाए। देखिए जो यूएसए का लाइक अगर हम वहाँ पर स्टेट एंड रिलीजन के इंटरफेरेंस की बात करें तो वहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन है। इन दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने हालातों पे छोड़ा हुआ है। स्टेट को रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, रिलीजन को स्टेट से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक दूसरे के अफेयर्स में कभी भी हस्तक्षेप या इंटरफेयर या इंटरवीन नहीं करते हैं। और यही एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है इंडियन सेक्युलरिज्म में एंड अमेरिकन सेक्युलरिज्म में, क्योंकि ऐसी चीज़ हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में नहीं है। ऑल्दो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेपरेशन है। इंडियन सेक्युलरिज्म में रिलीजन को स्टेट से अलग किया हुआ है, लेकिन स्टेट कभी कभी रिलीजन के मैटर में हस्तक्षेप कर सकती है। क्यों? जब धर्म के नाम पर एट्रोसिटी होगी, धर्म के नाम पर किसी के फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे, तब वहाँ पर स्टेट इंटरवीन जरूर करेगा। तो अमेरिकन सेक्युलरिज्म में कंप्लीट सेपरेशन है और हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी कुछ आइडियल्स के बेसिस पर इंटरवीन स्टेट जरूर करेगा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। जिस तरीके से हमने अनटचेबिलिटी का एग्जांपल पढ़ा, अनटचेबिलिटी में दूसरे जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको उनके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे थे, उन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा था मेन स्ट्रीम से। तो स्टेट जो है वो सभी लोगों को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है। तो जो ये मौलिक अधिकार है इनको सभी क्लेम कर सकते हैं। तो उन मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए स्टेट इंटरवीन जरूर करता है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में बिल्कुल इंटरवीन कर सकती है। अगर आप धर्म के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करोगे तो स्टेट इंटरवीन जरूर करेगी। यहाँ पर एक साइड में बॉक्स दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जो स्कूल का डे है वो स्टार्ट होता है एक प्लेज से, जिसे कहते हैं प्लेज ऑफ एलिजेंस, जो कि एक प्लेज होती है वफादारी की। तो जो ये प्लेज है इसमें एक वर्ड आता है अंडर गॉड। तो जो ये वर्ड है इसके लिए रिलीजियस फ्रीडम वहाँ के बच्चों को ये दी गई है। 60 साल पहले ही ये बोल दिया गया था, अगर ये वर्ड या ये जो फ्रेज है अंडर गॉड अगर आपके रिलीजियस से या आपकी रिलीजियस कम्युनिटी से, आपके धर्म से कन्फ्लिक्ट करता है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप ये वर्ड बिल्कुल रिसाइट ना करें। लेकिन इतनी फ्रीडम देने के बावजूद भी बहुत बार इस चीज़ को चैलेंज किया गया है, और चैलेंज करने वाले लोग ये कहते हैं कि ऑलरेडी फर्स्ट अमेंडमेंट में स्टेट का और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि कंप्लीट सेपरेशन हो चुका है स्टेट का और रिलीजन का, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने गवर्नमेंट स्पेसेस में बार बार गॉड का नाम भी ले रहे हो। तो यहाँ पर इसीलिए इस चीज़ को चुनौती दी गई है या चैलेंज किया गया है कि ये वर्ड अंडर गॉड फिर आप यूज़ क्यों करते हो। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सेपरेशन जो फर्स्ट अमेंडमेंट में बोला गया था ये उस प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरवीन किया और हमारे यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। इंडियन सेकुलरिज्म के सेगमेंट में जो स्टेट है वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं है रिलीजन से, क्योंकि रिलीजन के नाम पर अगर कहीं पर भेदभाव हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पर स्टेट बिल्कुल इंटरवीन करती है। बट जो भी ये इंटरफेरेंस होती है ये उन आइडियल्स पर होती है जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने ले आउट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिना बात के इंटरफेरेंस कर दी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ले आउट दिए हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटरवीन करता है। और जो भी ये आइडियल्स बनाए हुए हैं ये ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिनसे हम ये जज कर सकते हैं कि जो हमारी स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल्स बिहेव कर रही है या नहीं कर रही है। इंडियन स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है एंड बहुत सारी ऐसे वेरियस वेज अपनाए हुए हैं जिससे रिलीजियस डोमिनेशन को स्टॉप किया जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या गारंटी करता है? फंडामेंटल राइट्स। और जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये राइट्स हमें मिले हुए हैं इसका वॉयलेशन नहीं होता है, बिल्कुल इसका वॉयलेशन होता है। इसी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है ताकि ये जो वॉयलेशन है इसको होने से बचाया जा सके। और जो ये नॉलेज है, जो फंडामेंटल राइट की नॉलेज है, ऐसे राइट्स हमें सेंसिटिव बनाते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ वॉयलेशन होगा तो हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इन फरवरी 2004 फ्रांस में एक लॉ ये पास किया गया कि हर एक स्टूडेंट को कोई भी रिलीजियस या पॉलिटिकल साइन या सिंबल पहनने से बैन किया गया। मतलब जो इस्लाम के लड़कियां हैं या जो लड़के हैं वो हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते, या जो जूइश के लोग हैं वो स्कल कैप नहीं पहन सकते, या जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वो क्रॉस नहीं पहन सकते। तो साफ साफ कोई भी रिलीजियस या पॉलिटिकल सिंबल को पहनने से मना कर दिया गया। अब ये जो लॉ 2004 में पास हुआ था इससे काफ़ी इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम हुई और उन्होंने आवाज़ उठाई। अब जो ये इमिग्रेंट्स थे ये फ्रेंच कॉलोनी में कहाँ से आए थे? ये आए थे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को से। और ये क्यों आए थे? क्योंकि 1960 में फ्रांस में शॉर्ट कमिंग्स हो गई थी या शॉर्टेज हो गई थी वर्कर्स की, वर्कर्स कम पड़ गए थे। तो इसीलिए वर्कर्स की ज़रूरत होने की वजह से इन लोगों को वीज़ा दिया गया, इन इमिग्रेंट्स को लाया गया और यहाँ पर उनको काम दिया गया। अब जो ये लोग इमिग्रेंट्स थे, जो ये लोग फ्रांस में आए, इनकी जो डॉटर्स थी वो हमेशा स्कार्फ पहन कर रखती थी सर पे जब वो स्कूल जाती थी। लेकिन 2004 में जब ये लॉ पास किया गया तो जो स्कार्फ पहनकर आते थे उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। तो बहुत ज़्यादा रिजिडिटी यहाँ पर देखने को मिलती है और धर्म के नाम पर कोई आज़ादी इन लोगों को नहीं है। लेकिन इन कंट्रास्ट अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर इतनी आज़ादी आपको दी जाती है, आपके सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाता है। एक बार इस चैप्टर का कंक्लूज़न समझ लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए इस चैप्टर का क्रक्स समझना। तो इसका क्रक्स जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में हमने एक्चुअल में पढ़ा क्या है। देखिए, चैप्टर में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, इसका मीनिंग क्या है, इसका रूट मीनिंग क्या है। फिर हम ये देखते हैं कि इस टर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक स्टेट को सेक्युलर स्टेट क्यों बनाना पड़ता है। क्योंकि हर एक रिलीजन जो है वो इक्वल है। और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देखें तो रिलीजन के बेसिस पर लोगों ने एक दूसरे का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को, उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करना इम्पोर्टेंट है। तो रिलीजन जो है वो स्टेट के अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरवीन कर सकती है जब ज़रूरत पड़े तो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि अगर किसी के आप फंडामेंटल राइट्स छीनोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड्स तो
वहाँ पर स्टेट बिल्कुल इंटरवीन करेगा। हमने अनटचेबिलिटी का एग्जांपल देखा, और एक करंट एग्जांपल मैं आपके सामने ये रख सकती हूँ कि जो ट्रिपल तलाक है इसको बैन क्यों किया गया, क्योंकि मुस्लिम जो विमेन थे उनको सप्रेस किया जाता था अपनी कम्युनिटी में, और उनको एम्पावर करने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। तो ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बिल्कुल स्टेट इंटरवीन करता है जहाँ पर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करोगे। तो कहने का मतलब है आप धर्म के नाम पर हर कुछ अनफेयर चीज़ें नहीं कर सकते हो, राइट। आप कुछ भी अनफेयर करोगे वहाँ पर स्टेट बिल्कुल इंटरवीन करेगा आपके धर्म में। फिर हमने ये देखा कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है, और हमने ये देखा कि एक सेक्युलर स्टेट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जो इंडिया स्टेट है, इंडियन स्टेट जो है उसने कौन कौन से वेरियस वेज या कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई हुई हैं टू प्रिवेंट द डोमिनेशन दैट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमने देखी, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, कि भाई स्टेट ने रिलीजन को अपने आप से बिल्कुल अलग कर रखा है, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। अगर हम कंप्लीट सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, धर्म मतलब रिलीजन कभी भी स्टेट पावर में इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी हालात में, लेकिन स्टेट कुछ चीज़ों में बिल्कुल इंटरफेयर कर सकती है जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो स्टेट रिलीजन के प्रैक्टिसेस में इंटरवीन कर सकती है, बट रिलीजन कभी भी स्टेट के प्रैक्टिसेस में इंटरवीन नहीं कर सकता। फिर हमने सेकंड जो स्ट्रेटजी पढ़ी दैट वाज स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जहाँ पर जो लॉज हैं वो और जो इंडियन स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक धर्म के सेंटिमेंट का ध्यान रखते हैं और कभी भी इंटरवीन नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाता है। फिर हमने थर्ड पढ़ा कि डोमिनेशन को रोकने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी भी अपनाई गई है, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, जहाँ पर अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीनोगे तो वहाँ पर स्टेट बिल्कुल इंटरवीन करेगा। फिर हमने पढ़ा एक कंपैरिजन कि किस तरह, हाँ एक सेकेंड, हमने वो भी पढ़ा इसमें कि किस तरीके से पॉजिटिव सपोर्ट भी देता है इंडियन स्टेट। देखिए, अगर किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों को फिनेंशियल हेल्प चाहिए वाइल दे आर मेकिंग सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पर इंडियन स्टेट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर फिनेंशियली हेल्प करता है। तो कहने का मतलब है सपोर्ट पॉजिटिव वे से मिलता है आपको स्टेट से, जैसे कि या तो आपको आगे बढ़ाने के लिए मिलता है या फिर आपका एक पॉजिटिव सपोर्ट इसलिए दिया जाता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं वो आगे आ पाएँ, वो पिछड़े ना रहें, ठीक है। फिर हमने अमेरिकन सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म का डिफरेंस देखा, और उसमें डिफरेंस में हमने ये पाया कि अमेरिकन सेक्युलरिज्म में स्टेट एंड रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन है, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन रिलीजन एंड स्टेट में नहीं है। लेकिन हमने सिमिलैरिटी भी देखी इंडियन सेक्युलरिज्म में एंड अमेरिकन सेक्युलरिज्म में। वो सिमिलैरिटी क्या थी, एक तो ये कि दोनों स्टेट सेक्युलर हैं, दोनों ने किसी भी पर्टिकुलर धर्म को अपना स्टेट रिलीजन नहीं बनाया हुआ, और सेकंड सिमिलैरिटी हमने ये देखी कि दोनों ही कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम दी गई है कि अपना धर्म छोड़कर आप किसी का भी धर्म अपना सकते हो, ये आपका इंडिविजुअल राइट है और ये आपकी रिलीजियस फ्रीडम है। फिर हमने फ्रेंच जो है फ्रेंच लॉज देखे कि किस तरीके से फ्रांस में धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर उनको सप्रेस किया जाता है, उनको आज़ादी है ही नहीं रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस। तो हमने फिर वहाँ की रिजिडिटी देखी कि फ्रांस में 2004 में किस तरीके के लॉज पास किए गए। तो ये हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा, और हमने सेक्युलरिज्म का एसेंस समझा कि सेक्युलरिज्म एक्चुअल में है क्या और इसका मेन एसेंस क्या है।